नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, ये आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर का डिस्कशन है 2019 से लेकर के 2011 तक का। ठीक है, इसमें हमारा बात हो चुका है इसके पहले। अभी तो फिलहाल आज बात होगी आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लेक्चर नंबर 2 की। इसके पहले हमारी बात लेक्चर नंबर 1 में हो गई थी, जिसमें हमने 2014 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। 2019 से लेकर के 2014 तक के सभी प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे 2014 से आगे की। तो इसके पहले और बात हुई है हमारी, और बात किस संदर्भ में हुई, तो और हुआ है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, और मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं 2019 से लेकर के 2011 तक के बारे में, इनके बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हमारी एक लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं सीधा 2014 से आगे चलने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आ गए हम 2014 के अपने लास्ट प्रश्न पर। इसके आगे आज से बात होगी, तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले फिर से कह दे रहा हूँ, जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कुछ और बात है कि हम जो है डेली अल्टरनेट डे पे एक दिन जो है भारत 2020 के बारे में चर्चा करेंगे और एक दिन बात करेंगे आईएएस के प्रीलिम सॉल्व पेपर, यानी कि इस लेक्चर को हम अल्टरनेट डे पे इन दोनों लेक्चर को चलाएंगे। ठीक है, आईएएस सॉल्व पेपर का डिस्कशन यह दोनों हम अल्टरनेट डे पे चलाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। ऑप्शन है ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। सी है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। या डी, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हुआ यह था कि 1927 में जो है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसका काम था भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप सोचिए जरा, आपके भविष्य के बारे में चर्चा की जा रही हो, एक बाकायदा संगठन या समूह बना करके उसमें आपको शामिल ही न किया जाए या आपके विचारों को उसमें शामिल ही न किया जाए, तो इसकी प्रतिक्रिया आप भी करेंगे विरोध स्वरूप। ठीक है, तो यही कारण था कि उस समय साइमन कमीशन का भी विरोध भारतीयों द्वारा काफ़ी ज़ोर शोर से किया गया था। हालांकि विरोध करने का कुछ खास लाभ हुआ नहीं। प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारतीयों द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे भी ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं माना गया। और अंततोगत्वा जो है 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, हमारे विरोध के बावजूद भी। तो आइए जान लेते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित कुछ मुख्य बातों को। तो इसकी क्या क्या सिफारिशें थी यह देख लेते हैं। देखिए, इसके द्वारा जो है ना प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात की गई थी। संघीय संविधान के निर्माण की बात की गई थी। केंद्र में यह कहा गया था कि केंद्र में अभी कोई उत्तरदायित्व भारतीयों को न प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ बर्मा को भारत से अलग करने तथा उड़ीसा और सिंध प्रांतों को अलग प्रदेश का दर्जा देने की बात भी साइमन कमीशन आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, या यूँ कहें कि साइमन कमीशन आयोग द्वारा इसकी सिफारिशें की गई थी। संगठन इसका किस संदर्भ में या किस अधिनियम की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था अधिनियम के बाद, तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के रिव्यू के लिए कमेटी गठित की गई थी, या यूँ कहें कि पुनरीक्षण के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है ए, कैबिनेट मिशन योजना, बी, क्रिप्स प्रस्ताव, सी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, या डी, वेवल योजना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। से इस संदर्भ में जानने से पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना, एक एक चीज़ों का आप साल बताइए। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना थी आपकी 1946 की, क्रिप्स प्रस्ताव था मार्च 1942 का, साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1928 में, और वेवल योजना आई थी, बताइए कब आई थी। वेवल योजना आई थी 1945 में। ठीक है, सभी का साल हमें पता चल गया किस किस साल में कौन कौन से मिशन या कौन कौन से प्रस्ताव या योजना या रिपोर्टें आई। तो वहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब से आया था, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942। तो अब देखिए, अब साल से मैच करा लीजिए। देखिए 1942 में यह जो है होता है आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके ठीक पहले आया था क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, उसके ठीक पहले आया था। तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप या इसी से आप सामने बैठा सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। आइए कुछ अन्य चीज़ें जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा भी, क्रिप्स मिशन के अलावा और क्या क्या कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के। तो देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव में कोई ठोस योजना नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया था। वहीं
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति थी, क्योंकि इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जनता द्वारा निर्वाचित न करके रियासतों के शासकों द्वारा नामित किया जाना था। फिर है कि कुछ प्रांतों को संघ में शामिल न होने संबंधित प्रावधान भी था। देखिए, ऐच्छिक था सब प्रांतों को कि वे संघ में शामिल हों या ना हो, ठीक है। इससे जो है भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हो गया था। इस कारण भी कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया उस समय। और साथ ही साथ केंद्र सरकार में प्रतिरक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि रक्षा विभाग जो है वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ही बना रहता। क्रिप्स मिशन में या क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो अंततोगत्वा क्या होता है कि क्रिप्स मिशन भारतीयों द्वारा चला जाता है, क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों को छला जाता है। और दूसरे, उस समय जो है जापान जो है तेज़ी से भारत की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए वर्धा में एक बैठक की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का संकल्प ले लिया गया, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का एक लक्ष्य था। ऑप्शन है ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों के सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी, खिलाफत आंदोलन का दमन, या डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात की है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि एक बार जिसके बारे में बात हो जा रही है दोबारा उसको जो है सीमित कर दिया जाएगा उस पर चर्चा को, क्योंकि हमको पूरा लेक्चर छोटा करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करना रहता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। इसी कारण जो है रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। आया कब था यह बताइए? यह जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में गठित किया गया था। 1919 में आया हुआ एक अधिनियम था, ठीक है, जिसे उनके ही नाम पर, देखिए, सिडनी रॉलेट के द्वारा जो है एक एक्ट प्रस्ताव दिया गया था, उसी को जो है एक्ट बना दिया गया और उसी को कहा गया रॉलेट एक्ट। आया था यह 2000 कह रहा हूँ 1919 में यह अधिनियम आया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, इसी के विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। इसके नहीं, कुछ और भी रीजन थे जो यहाँ पर हैं, लेकिन सबके बारे में चर्चा की जा चुकी है। निश्चिंत रहिए, आप लगातार लेक्चर्स के साथ बने हुए हैं तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। कथन 2 है कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। और कथन 3 है कि इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस संदर्भ में भी हमारी बात हो चुकी है बहुत ही डिटेल से, ठीक है। लास्ट 2014 वाला जो प्रश्न था पिछले लेक्चर का, उसी में। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, केवल और केवल पहला कथन ही सही है कि कांग्रेस द्वारा जो है अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग के लेकर के एक संकल्प पारित किया गया था, ठीक है। वहीं उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाने की बात करें तो यह झगड़ा होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसे सुलझा लिया जाता है 1916 के लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के माध्यम से, ठीक है। एनी बेसेंट जी और कौन था इसका, और कौन अन्य था बताइए? एनी बेसेंट जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है मिल करके इस झगड़े को सुलझा दिया गया। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको सुलझाने को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट कि इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प। देखिए, यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, और द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो इसके करीब 10 साल बाद आया था, है कि नहीं? तो इस संदर्भ में कोई बात की ही नहीं जा सकती कि 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करने के लिए या स्वीकार करने के लिए कोई संकल्प पारित किया गया। तो यह बहुत ही अटपटा सा ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए, इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर नेहरू द्वारा जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है वही 26 जनवरी, ठीक, 26 जनवरी 2030 को संपूर्ण भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। इसी कारण जो है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि इसके पीछे रीज़न कुछ और है, लेकिन यह तारीख डिसाइड करने का रीज़न यही था, ठीक है। ऐसे ही इन जनरल जानकारी दे रहा हूँ। चलिए यहाँ बताइए कि 1939 के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि बताइए क्यों त्यागपत्र दे दिया? ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी,
कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, या सी उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, अथवा डी उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में कोई भी सही नहीं है। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे ही कथन गलत हैं, ठीक है, इन सभी कथनों में से कोई भी कथन गलत कह रहा हूँ, सही नहीं है, ठीक है। यह बस जान लीजिए, क्वेश्चन से आप कुछ चीज़ें उठा लीजिए कि 1939 में कांग्रेस द्वारा जो है वह 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया गया था, ठीक है, 1939 में, 1929 कह रहा हूँ। हाँ देखिए, कारण क्या था, तो कारण यह था कि उस समय देखिए द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला था और भारत को जो है उसमें भाग लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय ब्रिटिश सरकार के ऊपर। तो बिना कांग्रेस की अनुमति के या बिना कांग्रेस की जानकारी के जो है भारत को जो है इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि कांग्रेस को इस बारे में कन्विंस करने का, या फिर यूँ कहें कि कन्विंस को हिंदी में क्या कहते हैं कि राजी करने का काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा एक स्पष्ट बात कही गई कि देखिए, ब्रिटेन अगर यह घोषणा करे कि युद्ध करने का एकमात्र उद्देश्य साम्राज्यवाद का उन्मूलन होगा, तभी जो है भारतीय जो है इसमें शामिल होंगे, या यूँ कहें कि कांग्रेस द्वारा जो है समर्थन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ भैया भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है इस संदर्भ में कोई भी घोषणा नहीं करती, ठीक है। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ये भी जानते रहिए, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। तो कांग्रेस द्वारा जो मांग की जा रही थी कि यह जो है आप घोषणा कीजिए कि साम्राज्यवाद के उन्मूलन के लिए ऐसा युद्ध किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन द्वारा यह घोषणा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि ब्रिटेन खुद जो है साम्राज्यवाद का उस समय समर्थक था और ब्रिटेन के खुद ही साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक था उस समय, इसीलिए ब्रिटेन द्वारा इस मांग को माना नहीं गया। तो कांग्रेस भी अपना समर्थन युद्ध को नहीं दे रही थी। तो किया क्या गया, अब युद्ध तो अवश्यंभावी था, युद्ध होना ही था, तो बिना कांग्रेस के परमिशन के ही जो है भारतीयों को युद्ध के लिए भेज दिया गया, ठीक है। और जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी गई कि भारत जो है वह जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा, या फिर ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होगा जर्मनी के विरुद्ध। तो इसी के फलस्वरूप जो है कांग्रेस द्वारा जो है अपने 28 माह पुराने मंत्रिमंडल के समाप्त कर दिया गया। यूँ कहें कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया कांग्रेस की सभी सरकारों द्वारा, ठीक, यानी कि कांग्रेस की जो 7 प्रांतों की सरकार थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब हुआ क्या, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। इसके द्वारा मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के मुक्ति दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जब कांग्रेस ने अपने सभी 7 प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि ऑप्शन है ए, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी, सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, अथवा डी, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए 1932 में क्या होता है, 16 अगस्त 1932 में जब सभी गोलमेज सम्मेलन लगभग कंप्लीट हो चुके थे, तो इसके बाद जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा जो है 16 अगस्त 1932 को जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड को ही सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत भी बोला जाता है, यह जानते रहिए, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को यानी शब्दों के खेल को भी आपको समझते हुए चलना है। तो आगे देखिए क्या हुआ। तो जब 16 अगस्त 1932 को इनके द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की जाती है, या यूँ कह के कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, तब गांधी जी उस समय कहाँ थे? गांधी जी थे भैया अपने यरोदा जेल में। और कम्युनल अवार्ड में किया क्या गया, देखिए पहले से ही जो है भारत में पृथक निर्वाचन मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को प्राप्त था। अब इसका और अधिक विस्तार करते हुए इसे जो है भारत में दलितों के लिए भी दे दिया गया, ठीक। कब? 16 अगस्त 1922 के कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक। उनको भी जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। वैसे भी पहले से ही उनका काम था बांटो और राज करो, मतलब लोग टुकड़े में रहेंगे तो आपको राज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसी संदर्भ में इन्होंने थोड़ा सा और तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। अब दलितों को जो है हिंदुओं से अलग मानते हुए उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई कि आपका नेता आपके द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। आपका नेता आपके द्वारा और आपके लिए ही चुना जाएगा, वह किसी अन्य के द्वारा नहीं चुना जाएगा।
तो भैया इसका विरोध गांधी जी द्वारा जो एकदम पुरजोर लगा करके किया जाने लगा। वह यरवदा जेल में थे और वहीं पर ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है इसका समर्थन किया जा रहा था कि इसका पृथक निर्वाचन का जो 16 अगस्त को 1932 को जो है जो पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की जो घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसका समर्थन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन गांधी जी के उपवास स्वरूप और अन्य उस समय राष्ट्रीय नेता जो थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद और मालवीय जी आदि जो अन्य राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, उनके द्वारा जो है इस संदर्भ में गांधी और अंबेडकर के बीच बातचीत करवाई गई ताकि गांधी जी को जो है बचाया जा सके और साथ ही साथ दलितों को भी हिंदुओं से अलग ना होने दिया जा सके। तो इस संदर्भ में उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और अंततोगत्वा अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट कब होता है? तो पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932। बार बार मैं जो है 2000 में क्यों आ जा रहा हूँ, 24 फिर से लिख दे रहा हूँ इसे। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता या इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं हो जाता है। और इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पहले पृथक निर्वाचन पद्धति यानी कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी उसके तहत विधानसभा में सीटों की आरक्षण की व्यवस्था कम थी केंद्रीय विधानमंडल में, और साथ ही साथ जो है प्रांतीय यानी कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए मात्र 71 सीटें निर्धारित की गई थी। लेकिन इस पूना समझौते के माध्यम से जो 24 सितंबर 1932 को होता है, गांधी जी की तरफ से करते हैं सभी राष्ट्रीय नेता और दलितों की तरफ से अंबेडकर जी द्वारा जो समझौता होता है उसमें निर्णय लिया जाता है कि अब 71 नहीं प्रांतों में जो है 148 सीटें निश्चित की जाएंगी या फिर आरक्षित की जाएंगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ दलित जो है वह चुनाव लड़ सकता है। और अन्य बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ा करके अब उनके लिए 18% आरक्षित सीटें कर दी गई। ठीक है, तो इस संदर्भ में हुआ क्या कि इनको जो है ज़्यादा अधिकार मिल गए दलितों को। पहले यहाँ कम सीट मिल रही थी, यहाँ ज़्यादा मिल रही थी, यहाँ भी कम सीट मिल रही थी केंद्रीय विधानमंडल में, यहाँ पर भी अब ज़्यादा सीट मिलने लगी। तो यह भी मान गए कि चलो भैया ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और हम जो है इस पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते हैं और कहते हैं सरकार से कि इसे वापस ले लिया जाए। ठीक, समझ गए आप लोग? अब मेरे ख्याल से इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? पहला है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आपको बताना है निम्नलिखित कूटों के आधार पर कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2, 3। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने पहले डिटेल में चर्चा की हुई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न में चर्चा को सीमित किया जाएगा। चलिए देखिए, नेहरू रिपोर्ट कहीं पर भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। यह जो है भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। ठीक है, यानी कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम जो है आंतरिक स्वायत्तता, जैसे आजकल आप पढ़ते देखते नहीं कि स्वायत्त सरकार है, वहाँ पे स्वायत्त सरकार है, मतलब हाँ वह जो है राजनीतिक निर्णय लेने की उनको स्वतंत्रता होती है। और डोमिनियन स्टेटस वाले राज्यों को राजनीतिक निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इन पर अधिकार जो है वह ब्रिटिश का ही होता है। ठीक है, मतलब यह आंतरिक रूप से स्वायत्तता इनके पास होती है, आंतरिक रूप से यह स्वतंत्र होते हैं और अपने बारे में स्वयं के लिए निर्णय ले सकते हैं। सिंपल और बिना नॉन टेक्निकल भाषा में आपको डोमिनियन की भाषा बता रहा हूँ। वैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, आपको बहुत अच्छे से पता है कि डोमिनियन शब्द होता क्या है। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट में जो है भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो पहला कथन गलत। आगे देखिए, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, बिल्कुल सही बात है। उस समय जो है मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए आदि के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, लेकिन इसे खारिज करते हुए नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि सभी के लिए जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों, मतलब हम भी चुने, आप भी चुने, सब लोग मिलकर चुने, नेता एक होना चाहिए एक क्षेत्र से और सभी के लिए वह नेता होना चाहिए, भले ही वह किसी जाति या धर्म का हो। यही बात कही गई, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई। उसमें अल्पसंख्यकों हेतु भी संयुक्त आरक्षित स्थानों के लिए, मतलब कुछ स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया और बता दिया गया कि इन 2 सीटों या 4 सीटों या 10 सीटों या 50 सीटों या 500 सीटों पे चुनाव जो है आरक्षित रहेगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही खड़े रहेंगे, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र वह संयुक्त होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कि संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है। नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकारों की भी बात की गई थी। ठीक है,
तो सही कथन कौन सा होगा? आंसर तो मैंने बताया नहीं, सही है ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ अगर आपको कुछ और देखना हो तो देखिए, भारत के डोमिनियन स्टेटस का दर्जे की बात की गई थी और कहा गया था कि भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। फिर वायसराय की स्थिति मात्र और मात्र संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। और अगला कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। और लास्ट में कि नागरिकता को परिभाषित करने के साथ साथ मूल अधिकारों को भी प्रतिपादित किया गया था, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। हालांकि इन सब के बारे में बात हमारी हुई है। चलिए यहाँ बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, या डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उस समय देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था, सभी राष्ट्रीय नेताओं को आंदोलन के शुरू करने से ठीक एक दिन बाद यानी कि 8 अगस्त 1942 को भी मैंने बताया ना, 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया गया था, या इसकी घोषणा की गई थी कि भैया अब आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या किया गया अंग्रेजों को, 9 अगस्त की सवेरे सवेरे ही सभी राष्ट्रीय नेताओं को कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए गए। अब क्या हुआ, अब यह आंदोलन जो है वह नेतृत्व विहीन हो गया। अब इस आंदोलन का कोई राष्ट्रीय नेता बचा ही नहीं, तो अब इसे चलाया कैसे जाए? तो यह आंदोलन चला स्वतः स्फूर्ति के माध्यम से, मतलब यह आंदोलन स्वयं ही आगे बढ़ता गया लोगों के द्वारा, जनता की इसमें जमकर भागीदारी हुई और जनता के माध्यम से ही यह आंदोलन को बढ़त मिली। ठीक है, हालांकि कुछ न कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसको समर्थन किया गया। जैसे ही उन्हीं क्षेत्रीय लोगों में यह भी थी कांग्रेस की एक उषा मेहता भी उन्हीं में से शामिल थी। यह किसी कांग्रेस पार्टी की सदस्य वगैरह नहीं थी, यह जो है क्षेत्रीय आधार पर जो भी इनसे बन सका वह इन्होंने किया, जो सभी से बन सका वह उन्होंने किया उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो उषा मेहता जी द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जो है एक गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेताओं के जो उस समय जो है भूमिगत नेता हो गए थे। देखिए मुख्य नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो छोटे मोटे जो नेता थे वह भूमिगत हो गए या छिप गए। तो क्या किया गया, इस गुप्त कांग्रेस रेडियो के माध्यम से इन भूमिगत नेताओं के अभिभाषण को जनता तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, हालांकि बाद में जो है उषा मेहता को गिरफ्तार किया गया और इस रेडियो को भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उषा मेहता की ख्याति किस संदर्भ थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का कार्य किया था। वहीं देखिए जयप्रकाश नारायण उस समय जेल से ही भाग गए थे, हजारीबाग जेल में थे, वहाँ से यह भाग गए और 1942 में यह भी भूमिगत हो गए और इन्होंने एक संगठन का गठन किया था। क्या नाम था उसका? आज़ाद दस्ता नाम से एक छद्म रूपी संगठन बनाया था। ठीक, आज़ाद दस्ता। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। रेडियो स्टेशन का वही मुख्य कार्य था कि कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना और कालांतर में इसे जब्त कर लिया गया था। अगला बताइए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपके पास कि ए, यह आंदोलन अहिंसक था, बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सी, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, अथवा डी, इसने सामान्य श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया था। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसका नेतृत्व गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, हुआ यह था कि जैसे आपको पूरी बात बताई गई कि सभी नेताओं को जैसे ही 8 अगस्त को घोषणा हुई, 9 अगस्त को सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब समस्या हो गई, अब करे तो आदमी करे क्या, अब आंदोलन कैसे बढ़े? तो आंदोलन जो है यह स्वतः प्रवर्तित होने लगा, मतलब खुद ब खुद या धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ने लगा। उस समय भारतीय जनमानस में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष भी था और कई तरीके के इधर उधर विरोध भी चल रहे थे हर तरफ से। तो यह आंदोलन भी स्वतः प्रवर्तित होने लगा। अब कांग्रेस चूँकि उस समय एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी, तो कांग्रेस द्वारा जैसे ही घोषणा की गई, यह आंदोलन अपने आप प्रवर्तित होने लगा, आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। भले ही उसके राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस आंदोलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंदोलन अहिंसक था, बिल्कुल सही बात है, आंदोलन अहिंसक था। गांधी जी द्वारा भी इस आंदोलन में जो हिंसा की गई थी जनता के द्वारा थोड़ी बहुत, तो उसको कह दिया गया कि भैया यह शासन जो है आपका ना, यह अब कुछ ज़्यादा ही हिंसा कर रहा है। आप किसी को दिन रात मारोगे, लगातार मारोगे, तो वह भी एक हाथ तो मारेगा ही। यह ऐसी बात गांधी जी द्वारा कही गई कि
आपने यह जो है आंदोलन जो है, हिंसा जो है इस आंदोलन में हो रही, वह सत्ता की बड़ी हिंसा का मात्र और मात्र एक छोटा सा जवाब है। इस बारे में गांधी जी ने कहा था इस तरीके से एकदम। बाकी इस आंदोलन ने सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया था, क्या श्रमिक और क्या मालिक, ठीक। तो श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक कथन गलत है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल नहीं। इसका नेतृत्व किसी नेता ने या किसी राष्ट्रीय नेता ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। उस समय सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। देखिए, जैसे ऊपर आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, उषा मेहता ने किसका गठन किया था, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का गठन किया था, जिससे जो है सूचनाओं का प्रसारण किया जाता था। आदि लोगों ने स्वयं अपने रूप से या अपनी क्षमता अनुरूप जो है इस आंदोलन में भागीदारी की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए, उस समय अकाल पड़ा, लेकिन तब भी जो है सरकार द्वारा जो है भू राजस्व को एकत्रित करना बंद नहीं किया गया। आइए थोड़ा सा यहाँ देखिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था, तो यह था 1918 में, ठीक। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और उसी समय खेड़ा है कहाँ, खेड़ा है गुजरात में, ठीक। खेड़ा है आपका गुजरात में। और उसी समय गुजरात में अकाल पड़ता है और किसानों की फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी। लेकिन सरकार द्वारा जो क्या किया गया, सरकार जो है वह अपनी उनसे माल गुजारी या कर जो है माफ़ करने के बजाय वसूलना स्थगित नहीं किया, ठीक। वो लगातार जो है माल गुजारी को जबरन वसूलना शुरू कर दिए। अब इसी के विरोध स्वरूप जो है वहाँ पर किसानों ने विरोध कर दिया, ठीक, विद्रोह कर दिया। और गांधी जी ने जो है इसका बिल्कुल साथ दिया। गांधी जी ने इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों का साथ दिया और गुजरात सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, वर्ष 1918 में गांधी जी जो है वह गुजरात सभा के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो गुजरात सभा के माध्यम से गुजरात सभा की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी द्वारा जो है किसानों का इस आंदोलन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया गया, ठीक है। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या, तो इसके फलस्वरूप हुआ कि ब्रिटिश सरकार झुकी तो, लेकिन उसने पब्लिकली अपना स्टेटमेंट नहीं जारी किया, बल्कि गुप्त रूप से यह कह दिया लोगों को या अपने अधिकारियों को यह मैसेज भेज दिया कि जो भी किसान यानी कि जो लोग जो है वह कर या मालगुजारी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही वसूला जाए, अन्य लोगों से जबरन इसकी वसूली को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। और अन्य चीज़ इस आंदोलन में यानी खेड़ा सत्याग्रह में और कौन कौन साथ था गांधी जी के, तो खेड़ा सत्याग्रह में एक सेकेंड ये क्या आ गया, तो देखिए और कौन कौन था गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में, तो गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और साथ ही साथ कुछ अन्य युवा लोग भी थे, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका शुरुआत करने का कारण यह था कि उस समय गुजरात के खेड़ा में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है विद्रोह माल गुजारी या कर को वसूलना बंद नहीं किया गया था, ठीक है। इसी के विरोध स्वरूप जो है गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा में आंदोलन किया गया, ठीक है, जिसे खेड़ा सत्याग्रह बोला जाता है, ठीक। और अंततोगत्वा हुआ क्या, अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने जो है लगान को सीमित कर दिया, या यूँ कहे कि लगान को जो है बंद कर दिया और कहा अपने अधिकारियों के माध्यम से कि जो लोग लगान दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनसे ही लगान की वसूली की जाए, ठीक है। देखिए 2 बार यह बात मैंने आपको बता दी, तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। आगे बताइए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनकी जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। ऑप्शन ए है सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। ऑप्शन बी है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन सी है कि उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और ऑप्शन डी है कि इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, पेन है ना, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है। अनटू दिस लास्ट के इस कथन ने गांधी जी का जीवन बदल दिया था। किसकी पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, तो अनटू दिस लास्ट थी जॉन रस्किन की पुस्तक थी, ठीक है। यह जो है दर्शन पर नहीं, यह एक अर्थशास्त्र पर आधारित पुस्तक थी। किसकी, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पर एक
लिखी हुई पुस्तक थी जॉन रस्किन की, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर लिखी हुई एक पुस्तक थी जॉन रस्किन की। पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट, ठीक है। इसमें एक बात कही गई थी, यहाँ देखिए, इसमें कहा गया था कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है बल्कि वास्तविक संपत्ति है जीवन, ठीक। वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है बल्कि वास्तविक संपत्ति है जीवन। और इसी के लेख का एक अंश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और इसी वाक्य ने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था और इसी से प्रेरित होकर गांधी जी द्वारा जो है सर्वोदय और अंत्योदय जैसी बातों को कहा गया था, ठीक। चलिए आगे। अब गांधी जी के आगमन के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन पर हमने बात कर ली थी। अब बात करेंगे उस समय के सामाजिक एवं समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको जो है इन युग्मों का सुमेलन करवाना है, तो सुमेलन आपको ही करवाना रहता है क्योंकि मैं बताता हूँ तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो जल्दी फटाक से सुमेलित करवा के बताइए कौन सा कथन सही है। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। देखिए, मुझे पानी पीने की फुर्सत आप मत दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फटाक से अपना आंसर टिक कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया करिए जब ऐसे प्रश्न आया करें। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यानी कि 3 के तीनों ही कथन सही है। देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना या इसके नायक महात्मा गांधी थे। इसी का नाम था हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ठीक। जब पूना पैक्ट हुआ था ना, उसके बाद से गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932, 24 सितंबर 1932, ठीक। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट कि अखिल भारतीय किसान सभा, तो ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के नायक थे या लीडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब स्थापना हुई थी? तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक, और लखनऊ में 1936 में और लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक। आगे बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की, ठीक। तो आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना या इसके नायक थे ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी या इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में, ठीक। और यह कहाँ का आंदोलन था? तो दक्षिण भारत का यह एक दक्षिण भारत का यह एक आंदोलन था 1920 का, ठीक है। सभी के बारे में फिर से बता दूं तो देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना, हरिजन सेवक संघ भी इसी को बोलते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग को। तो इस संगठन की स्थापना जो है 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है 1936 में लखनऊ में की गई थी। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना जो है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा जो है 1920 में की गई थी, ठीक है। या आंदोलन की शुरुआत 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया ए, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, बी, सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या डी, पंजाब में एक किसान आंदोलन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सत्यशोधक समाज ने जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन का गठन किया था, ठीक है। कब हुआ था इसका गठन? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सन आपको याद रहना चाहिए जहाँ भी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है। जब डेट बता रहा हूँ तो इसका मतलब डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर। तो देखिए, 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले जी द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य काम था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन का शुरुआत करना, ठीक है। चलिए, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अगर पूछा जाए कभी तो आपको बता देना है कि यह इस सत्यशोधक समाज द्वारा जो है मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों आदि का विरोध किया गया था, ठीक है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांत आदि का विरोध किया गया था। वहीं इस आंदोलन की शुरुआत 1873 में या इस संगठन की स्थापना 1873 में जहां ज्योतिबा फूले जी द्वारा की गई थी, तो इस आंदोलन को समर्थन भी दिया गया था साहू जी महाराज के द्वारा, या साहू जी महाराज ने इस संगठन को और आगे भी बढ़ाया था, ठीक है। हुआ कहाँ था? तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि पहला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तीसरा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। आपको बताना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है। ऑप्शन है आपके पास ए,
केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। देखिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें शामिल थे द्वारकानाथ टैगोर। आइए नीचे लिखा हुआ वहीं से देख लेते हैं। देखिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज से पहले भी की गई थी। ठीक, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना ब्रह्म समाज के पहले ही की गई थी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1823 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट बात करें अगर टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र द्वारा की गई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की गई। तो वहीं 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की। ठीक है, 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। 1868 24 जनवरी को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की। वहीं कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के साथ मिलकर के की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बार बार बताने का बात बस इतना है कि आपको जो है रट जाना चाहिए। कहीं भी और किसी भी प्रकार से ऐसे प्रश्न आए तो आपको वहाँ से गलत नहीं करना। देखिए, यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्रह्म समाज के द्वारा दी गई है, तो जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज द्वारा मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को विरोध किया गया था। ठीक है, और केशव चंद्र सेन के बारे में दिया हुआ, तो केशव चंद्र सेन जो है वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कट्टर विरोधी थे। स्त्री शिक्षा के प्रति उनके विचार काफ़ी उदार थे और पाश्चात्य सभ्यता की अच्छाइयों को भारतीय संस्कृति में वे समाहित करना चाहते थे। कौन? केशव चंद्र सेन जी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। कथन 3 है कि इसने इस सिद्धांत का प्रसार किया कि वेद त्रुटिहीन है। आपको बताना है निम्नलिखित कूटों के आधार पर कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके सामने: ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन सही है। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि वेदों की त्रुटिहीनता के संबंधी प्रचार प्रसार किया गया था आर्य समाज के द्वारा, जो कि स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक, बाकी मूर्ति पूजा का विरोध और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित, या यूं कहें कि पुरोहित वर्गों का विरोध, या यहाँ देखिए ब्राह्मणों की प्रभुत्व का विरोध भी किया गया था। किसके द्वारा? ब्रह्म समाज के द्वारा। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहित वर्ग आदि का विरोध किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा। वहीं 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन। क्या क्या उद्देश्य था? फिर से बताता हूँ। देखिए, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन। बाद में इसमें जो है ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी शामिल हो जाते हैं। देखिए, केशव चंद्र सेन काफ़ी उदारवादी व्यक्ति थे, इसी कारण इस संगठन की और अधिक लोकप्रियता बढ़ गई। ठीक, कि ब्रह्म समाज ने जो है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए सामान्य मानव बुद्धि को आधार बताया। मतलब हम और आप उसे जैसा पढ़ते और समझते हैं उसी को जो है आधार बनाए धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के संदर्भ, न कि किसी प्रकांड ज्ञानी या विद्वानी को, यानी कि पुरोहित वर्ग या ब्राह्मणों का विरोध किया। ठीक, नेक्स्ट कि वेदों की त्रुटिहीनता के बारे में, इसके बारे में आपको बता दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज द्वारा आर्य समाज के माध्यम से ऐसा कहा गया कि वेद जो है वह त्रुटिहीन है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू। देखिए, अब बात करेंगे हम आदिवासी, किसान एवं मजदूर आंदोलनों के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहाँ बताइए। अभी लेक्चर बहुत समय है ख़त्म करने के लिए, अभी थोड़ा बहुत और बचा है, उसे कंप्लीट कर लिया जाए, फिर ख़त्म कर देंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है ए राष्ट्र, देखिए इतना कम से कम कंप्लीट किया जाए ना कि अगले लेक्चर में इसे समाप्त कर दिया जाए। लगातार हम राष्ट्रीय आंदोलन पे बात थोड़ी ना करेंगे, और सब्जेक्ट हैं जो कि यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमको उनके बारे में भी तो चर्चा करनी रहती है। तो चलिए, परेशान मत होइए और लगातार बने रहिए। आप बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए। आइए बताइए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। और चौथा कथन है कि रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह का क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में जो है किसान असंतोष का सम्मिलित होना है। इसके पहले किसान असंतोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत नहीं माना जाता था, लेकिन जैसे ही चंपारण सत्याग्रह होता है उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों के असंतोष को भी शामिल कर लिया गया। आइए थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। तो देखिए 1917-18 में जो है एक 3 कटिया पद्धति थी। 3 कटिया पद्धति में होता क्या था कि जैसे यह आपके खेत का टुकड़ा है, ठीक, मान लीजिए इसको 3 हिस्से में बांट दिया हमने, ठीक, थोड़ा ऐसे ऐसे करके, मतलब बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। तो आपको करना क्या है कि खेत के 3/20वें भाग पर आपको नील की खेती करनी है। नील की खेती खेत के 3/20वें भाग पर करनी है। हालांकि उस समय तक जो है रासायनिक नील का प्रयोग जो है दुनिया में होने लगा था, लेकिन फिर भी जो है, और रासायनिक नील का प्रयोग होने से क्या हुआ, रासायनिक नील का जब प्रयोग होने लगा तो भारतीय नील या खेती वाले जैविक नीलों की मांग जो है विश्व में कम हो गई। लेकिन फिर भी जो है किसानों द्वारा मजबूर किया जाने लगा, अंग्रेजी जमींदारों द्वारा जो है, कि आप जो है, आपको जो है ऐसा, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, आपने हमसे साइन किया है, तो आपको खेती करनी होगी। अगर आप खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगान दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिए, और इस पैसे के माध्यम से, मतलब आप हमको पैसा दे दीजिए, बदले में हम आपको इस पद्धति या 3 कटिया पद्धति से आपको मुक्ति दे देंगे। मतलब कीमत मांगी जाने लगी एग्रीमेंट से बाहर निकालने के लिए किसानों से। लेकिन किसान तो किसान थे, उनके पास कहाँ उतना पैसा, उस समय उतना पैसा कहाँ होता था। आज भी वही स्थिति कमोबेश किसानों की बनी हुई है, लेकिन ऐसी 3 कटिया पद्धति जैसी व्यवस्था तो नहीं है। तो देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों पर मुख्यतः यह वो था, फोकस था यह आंदोलन, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। समय था इसका 1917 और 18 का, ठीक है। और विरोध किस वजह से हो रहा था कि किसानों को मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने संपूर्ण खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्यतः करे, ठीक है। इस व्यवस्था को 3 कटिया पद्धति बोला जाता था। परिणति क्या हुई? तो परिणति इसकी यह हुई, परिणामतः जो है महात्मा गांधी को जो है चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है चंपारण में गांधी जी को आने का न्योता दे दिया जाता है, और गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब गांधी जी जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने जो है इस पद्धति को देखा, समझा और विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसमें शामिल अन्य महत्वपूर्ण लोग तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद आदि जो है इस आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। और अंततोगत्वा इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को जो है झुकना पड़ा किसानों के आगे, और इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए बी कृष्ण पिल्लई, ई एम नंबूदरीपाद और के सी जॉर्ज। बी है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन राय। सी पी रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरसलिंगम पंतलू। और डी है कि अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। आपको बताना है कौन जो है वह हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। यह तीनों जो है 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, ठीक है। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ध्यान रखना है आपको, 1948 में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में थे अशोक मेहता, टी एस रामानुज और जी जी मेहता। चलिए, यहाँ बताइए, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, ठीक, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्न में से कौन से उपाय किए गए? पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया।
आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही हैं। सबसे पहले जानते हैं संथाल विद्रोह के कारण को। देखिए 1855-56 में यह विद्रोह होता है, ठीक। 1855 से 1856 तक यह विद्रोह होता है संथाल परगना में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था संथाल परगना में 1855 और 56 में, यानी कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले। एक सेकंड, देखिए 1855-56 में संथाल सरगना में विद्रोह होता है, ठीक है। ब्रिटिश नीतियों के विरोध स्वरूप काफ़ी ज़्यादा विद्रोह होता है संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है 1855-56 में। हालांकि बाद में सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रकार के विद्रोह की कल्पना नहीं की गई थी। अरे यार, इतनी खांसी पता नहीं क्यों आ रही है, बताइए आप लोग। लगातार बोलते बोलते मैं भी थक गया क्या? चलिए, तो कहाँ पर था मैं? सिद्धू और कान्हू के जो है प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अंततोगत्वा झुकने का मतलब है कि विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है काफ़ी ज़्यादा कानूनी परिवर्तन किए संथाल परगना में, ठीक है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1856 में एक अधिनियम लाया गया फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और अधिनियम के माध्यम से संथाल परगना नामक एक अलग से जिले का गठन कर दिया गया तथा किसी भी संथाल मुख्यतः आदिवासी लोग थे। और हुआ क्या था, अगर बात करें मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार का भागलपुर जिला इस विद्रोह से संबंधित था, ठीक है। बिहार का भागलपुर जिला, मुर्शिदाबाद और भागलपुर, ठीक। तो कहाँ पर था मैं? देखिए, गैर संथालों यानी कि गैर आदिवासियों को जो है भूमि के अंतरण को अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब कोई भी संथाल की भूमि जो है कोई गैर आदिवासी या गैर संथाल व्यक्ति नहीं ले सकता था, ठीक है। अधिनियम पारित किया गया था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक। इसी के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया गया गैर संथालों को भूमि हस्तांतरण पर, ठीक है। चलिए बाकी एक सेकंड रुकिए आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट, चलिए ऐसा करते हैं बाकी के प्रश्नों को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा यार, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। चलिए थैंक यू।